नमस्कार साथियों, मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार HO स्टडी ग्रुप में। साथियों, आज हम कल्टीवेशन ऑफ व्हीट अर्थात गेहूं की खेती पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आज के वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले साथियों, आप सब वीडियो को लाइक कर दें व सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें व अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम। ठीक, इसकी फैमिली कुल क्या है? ग्रेमनी। इसे हम पोएसी या ब्रास फैमिली कह सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके गुणसूत्र कितने हो गए? 42। अगर साथियों हम इसको उल्टा कर दें तो 24 गुणसूत्र किसके होते हैं? चावल के होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इसमें परागण पोलिनेशन कौन सा पाया जाता है? ऑटो पोलिनेशन। तो साथियों, जब मैंने आपको पोलिनेशन पढ़ाया था तब ग्रेमनी फैमिली को दो भागों में बांटा था, C3 व C4। फिर मैंने कहा था साथियों कि C3 में कौन कौन आते हैं? तो गेहूँ आ गया, चावल, जौ व जई आ गया। ठीक है साथियों, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। ठीक, और लेग्यूमिनेसी फैमिली में भी स्वपरागण पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। ठीक, C4 में कौन आ जाता है साथियों? ज्वार, मक्का, बाजरा व गन्ना। किंतु आपको ध्यान रखना है साथियों कि ज्वार में ओपन क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, बाकी सभी में क्या पाया जाता है? क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। अगर आपने पोलिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका फ्रूट टाइप देखो साथियों, क्या होता है? कैरियोप्सिस व इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम क्या होता है? स्पाइक। ठीक, इसको हम आगे वाली स्लाइड में साथियों चित्र की सहायता से समझेंगे कि कैरियोप्सिस क्या होता है व स्पाइक ईयर बाली क्या होता है। ठीक है साथियों, जर्मिनेशन अंकुरण किस प्रकार का होता है? हाइपोजियल प्रकार का इसका अंकुरण होता है। जब मैंने आपको बीज पढ़ाया था तब बताया था साथियों दो प्रकार का अंकुरण होता है, इपीजियल व हाइपोजियल। तब साथियों मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इपीजियल तो कौन सी फसलों में पाया जाता है? तो खरीफ की फसलों में इपीजियल टाइप का अंकुरण पाया जाता है। हाइपोजियल किस में पाया जाता है? तो रबी वाली फसलों में। और आप सबको पता होगा कि गेहूं की कब बोया जाता है? रबी वाली सीजन में आता है, नवंबर में इसको बोया जाता है। किंतु मैंने आपको वहाँ पर दो अपवाद बताए थे, ये आप वहाँ पर जाकर देखना कि अरहर व पिजन पी। ठीक, अरहर, पिजन पी व राजमा, ये दोनों मैंने आपको अपवाद बता रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा बीज वाला तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। साथियों, इसका टेस्ट वेट पहले हम देखते हैं कि टेस्ट वेट किसे कहते हैं। 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है? टेस्ट वेट कहलाता है। तो गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है? 40 ग्राम। ठीक है साथियों, आपको ध्यान रखना है। और देखो इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो गया साथियों? साउथ वेस्ट एशिया। ठीक, वीट में W आता है तो इसके ओरिजिन में भी W आएगा। अगर साथियों साउथ ईस्ट एशिया अगर एग्ज़ाम में आ जाता है और आया हुआ है तो यह चावल का ओरिजिन प्लेस है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक, यहाँ पर जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछे गए वो सभी आपको बताए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं साथियों। साथियों, अगर किसी ने गेहूं का पौधा नहीं देखा तो आप इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि इसके दाने कैसे होते हैं? तो कैरियोप्सिस। तो ये दाने क्या कहलाते हैं? कैरियोप्सिस। व इसका पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? स्पाइक, बाली या ईयर इसे हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख ले। और ये खड़ी अवस्था में फसल है साथियों, इस प्रकार का दिखाई देता है गेहूँ। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। साथियों, गेहूं का इकोनॉमिकल
इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व क्या है, वह गेहूं का वर्गीकरण हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। अब देखो साथियों, मैं आपको बता दूं कि गेहूं को सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं पूरे विश्व में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनाजों का राजा अर्थात किंग ऑफ सीरियल्स क्रॉप हम इसे कहते हैं। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखो कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसमें 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वह प्रोटीन की मात्रा 11 से 14% पाई जाती है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि कितना इसमें प्रोटीन पाया जाता है, 11 से 14%। और इसके प्रोटीन का क्या नाम है, तो ग्लूटेन इसके प्रोटीन का नाम है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था साथियों कि गेहूं की रोटी का फूलने का कारण क्या है, तो वह क्या है, ग्लूटेन प्रोटीन। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, क्या है, ग्लूटेन प्रोटीन। और बेकरी उद्योग में भी गेहूं का उपयोग ग्लूटेन प्रोटीन के कारण किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब देखो साथियों, क्लासिफिकेशन देखते हैं, गेहूं का वर्गीकरण। गेहूं का वर्गीकरण साथियों गुणसूत्रों के आधार पर 3 प्रकार से किया गया है, 2N, 4N व 6N। अर्थात साथियों 2N गुणसूत्र अर्थात द्विगुणित डिप्लॉयड हो गया, 4N टेट्राप्लॉयड व 6N बराबर हेक्साप्लॉयड हो गया। 2N बराबर क्या हो गया, 14, 4N बराबर 28 व 6N बराबर क्या हो गया साथियों, 42, 42 इसके गुणसूत्र हो गए, किंतु हम इनको 2N ही लिखते हैं। ठीक है साथियों, जैसे डिप्लॉयड में क्या क्या आ जाता है, टेट्रिकम मोनोकोकम इसमें आ जाता है। और टेट्राप्लॉयड में क्या आ जाता है साथियों, टेट्रिकम ड्यूरम व टेट्रिकम डाइकोकम। व हेक्साप्लॉयड में क्या आ जाता है साथियों, जो कि हम आज यूज करते हैं, टेट्रिकम एस्टिवम, वो इसमें आ जाता है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। साथियों अब हम गेहूं की सीड रेट देख लेते हैं कि इसकी बीज दर कितनी रखी जाती है, और इसकी बीज से बीज इसकी दूरी, प्लांट रो से रो की दूरी कितनी रखी जाती है, वह प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस कितनी रखी जाती है, अर्थात पंक्ति से पंक्ति की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है। साथियों इसकी बीज दर कितनी है, 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसकी R/R, जो कि एग्जाम में पूछी गई है, कितनी है साथियों, तो 22.5 इसकी R/R है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो साथियों इसका सोविंग टाइम क्या है, तो नवंबर, क्योंकि ये क्या है, रबी की फसल है। तो कब इसकी बुआई की जाती है साथियों, तो इसकी फसल की बुआई रबी में की जाती है और नवंबर में इसकी बुआई कर दी जाती है। और इसकी कटाई कब करते हैं साथियों, तो इसकी मार्च के समथिंग इसकी कटाई कर ली जाती है, हार्वेस्टिंग। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी बीज की गहराई कितनी रखी जाती है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। और बीज की गहराई का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो कैलियोप्टाइल की कारण किया जाता है। तो क्या आएगा आंसर साथियों, 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी बीज की गहराई रखी जाती है। साथियों इसकी जलमांग देखो, इसकी जलमांग कितनी है, 400 से 600 गेहूं की जलमांग वाटर रिक्वायरमेंट है। और इसकी क्रिटिकल स्टेज क्या है, CRI, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, इसे कहते हैं क्राउन रूट इरिगेशन स्टेज, अर्थात शीर्ष जड़ फुटान अवस्था। यह एग्जाम में पूछी गई है साथियों। अगर यूँ पूछ ले कि यह कितने दिन बाद आती है, तो यह 20 से 25 दिन की अवस्था में आती है बुआई के बाद। अगर एक बार एग्जाम में पूछा गया कि एक फिक्स दिन दे दिया था, तो वह 21 दिन माना गया है साथियों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, यह आपको ध्यान रखना है कि कितने दिनों में आती है, तो 21 दिनों में आती है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। साथियों अब इसमें कौन कौन से प्रमुख खरपतवार है, इस पर चर्चा करते हैं। तो गेहूं का
मोस्ट इम्पोर्टेंट नकलची खरपतवार कौन सा है? तो फेल्ड्रिस माइनर। इसको क्या कहते हैं, इसके अन्य नाम क्या क्या है? तो इसे गेहूं का मामा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथी, फेल्ड्रिस माइनर। ठीक, और इसका टेस्ट वेट एग्ज़ाम में पूछा गया है साथियों, क्योंकि गेहूं का तो कितना होता है 40 होता है और इसका टेस्ट वेट कितना होता है 2 ग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना है, गेहूं का कितना होता है साथियों 40 होता है, तो आपको ध्यान ये भी रखना है। और अन्य क्या क्या है? तो जंगली जई इसका अन्य खरपतवार हो गया साथियों। एक तो जंगली जई हो गया, मतलब वाइल्ड ओट हो गया, एक बथुआ हो गया। ठीक है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिरन खुरी भी इसका खरपतवार हो गया। इसकी फर्टिलाइज़र रेशो देखो साथियों कि इसमें उर्वरक का रेशो क्या रखा जाता है? तो 4:2:1 इसमें फर्टिलाइज़र रेशो रखा जाता है, अर्थात NPK। ठीक है, 120 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन दिया जाता है, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस व 30 से 40 किलोग्राम पोटेशियम इसमें दिया जाता है। ठीक है साथियों, और रेशो क्या रखा जाता है? 4:2:1। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं साथियों। गेहूं में कौन कौन से कीट व कौन कौन से रोग लगते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसके प्रमुख कीट कौन कौन से हैं साथियों? टर्माइट अर्थात दीमक हो गया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ओडेनोट्रमस ओबेसस। टर्मिटिडी इसका कुल हो गया और इसका ऑर्डर क्या हो गया? आइसोप्टेरा इसका ऑर्डर हो गया। तो यह इसका कीट है साथियों, और एंटोमोलॉजी पढ़ाऊंगा वहाँ इसको विस्तार से बता दूंगा। एक इस हो गया वाइट ग्रब अर्थात सफ़ेद लट। क्या हो गया साथियों? सफ़ेद लट। होलोट्रेकिया कॉन्सेनगोनिया इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों। और गेहूं को स्टोरेज किया जाता है, वहाँ पर भी एक कीट इसमें लगता है, वह है साथियों खपरा बीटल। तो वह भी आपको ध्यान रखना है कि इसका स्टोरेज कीट कौन सा है? तो खपरा बीटल इसका स्टोरेज कीट है साथियों। अब इसके रोग देखो साथियों कि कौन कौन से रोग इसमें लगते हैं। तो इसके मुख्य रोग है साथियों रस्ट व स्मट। एक होता है साथियों करनाल बंट। एक होता है साथियों ईयर कोकल व टुंड्रू। ये इसके प्रमुख रोग है। अब रस्ट को हिंदी में हम कहते हैं रोली रोग। ठीक, स्मट को कहते हैं साथियों हम कंडवा रोग। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको जब सीड वाला चैप्टर पढ़ाया था साथियों, वहाँ पर आपको बताया कि इसके लिए इसके बचाव के लिए क्या करते हैं हम? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार करते हैं। रस्ट के लिए क्या करते हैं? तो वहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि वीके ने आरपी की गेंदों पर छक्के मारे। एक बार आपने अगर सीड वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप पुराने वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं। तो विटावेक्स किसके लिए किया जाता है? कंडवा किसको कहते हैं हम? स्मट को। ठीक है साथियों, और रोली रस्ट रोग के लिए कौन सा किया जाता है? तो रस्ट रोग के लिए हम करते हैं साथियों आरपी। यहाँ पर लिखना है आरपी। प्लांटावेक्स इसके लिए यूज करना है। देखो साथियों मैं एक बार और लिख देता हूँ कि वीके ने आरपी की गेंदों पर। तो प्लांटावेक्स किसके लिए किया जाता है? रस्ट रोग के लिए किया जाता है। एक बार आप पुराना वीडियो जाकर देख लें, वहाँ पर विस्तार से समझाया हुआ है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। साथियों गेहूं की विभिन्न इम्प्रूव्ड वैरायटी क्या क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो गेहूं की उन्नत किस्में कौन कौन हो गई साथियों? पहली हो गई करनाल 14, करनाल 19, सोनालिका, गिरजा, कल्याण सोना, अर्जुन, मोती, जवाहर, हीरा। ये तीनों अलग अलग वैरायटी है साथियों। एक हो गई राज 1555, HD 2009, राज 3077, राज 4037, मुक्ता और सुजाता। एक हो गए साथियों लोक 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये गेहूं की इम्प्रूव्ड वैरायटी हो गई साथियों। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
अब देखो साथियों, गेहूं से संबंधित जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं वह इससे संबंधित जो क्रांति है वह हम यहाँ देखते हैं। तो गेहूं से संबंधित अनुसंधान संस्थान क्या है साथियों? सीमेट। और सीमेट का फुल फॉर्म क्या है साथियों? तो इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूव्ड सेंटर। यह कहाँ पर है? तो यह मेक्सिको में है। कहाँ पर है साथियों? यह मेक्सिको में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक कौन सा हो गया साथियों? तो इंडियन व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक, इससे संबंधित अनुसंधान संस्थान हो गए। और देखो साथियों, इससे संबंधित क्रांति, तो इससे संबंधित व चावल, गेहूं व चावल से संबंधित क्रांति क्या हो गई? ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गई। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के अगर फादर पूछ लेते हैं साथियों, अगर वर्ल्ड में पूछते हैं तो कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग हो गया साथियों। ठीक, अगर भारत में पूछ लिया जाता है, अगर भारत में पूछ लिया जाता है इंडिया में, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो गया साथियों। एम.एस. स्वामीनाथन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो साथियों, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है कि गेहूं के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनेस इन वीट इन नोरिन 10। तो कौन सा है साथियों? नोरिन 10। यहाँ पर आएगा साथियों ड्वार्फनेस, यहाँ पर गलत लिखा गया, आपको ध्यान रखना है कौन सा हो गया बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन साथियों? तो नोरिन 10। ठीक, अगर चावल में इस पूछ लिया जाता है तो उसके लिए हो जाता है साथियों DG वू जीन। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और इसी के साथ हमारा गेहूं का चैप्टर ख़त्म हो गया। तो साथियों, अगर आपको यह समझ में आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करना न भूलें, व कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य कमेंट करें साथियों। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा और जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।